लिख दिया है, हो जाएगा। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है राष्ट्र का आय, है ना। राष्ट्र का आय मतलब देश का क्या इनकम है, देश की क्या आय है। चलिए, नेशनल इनकम सिंपल भाषा में हर साल कोई भी देश कितना पैसा कमा रहा है ना, यही होता है ना नेशनल इनकम। हर साल का उसका इनकम क्या है। आपका इनकम पूछेगा तो क्या बताएंगे, एक साल में जो आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो क्या करते हैं, एक साल जो फाइनेंशियल रहा उसमें जो भी इनकम आपका हो वही दिखाते हैं ना। यहाँ भी नेशनल इनकम मतलब देश का कितना पैसा उसने इनकम जनरेट किया, मतलब उस साल पार्टिकुलर साल उसने कितना पैसा जनरेट किया, बस यही होता है नेशनल इनकम। एक्यूमुलेशन नहीं होता है कि इतने सालों से कितना जमा करके रखा है। आपका इनकम पूछेगा तो ये नहीं आप बताएंगे कि मेरे पास 5 करोड़ है, तो हो सकता है आप जमा करके रखे हो। एक साल में जो आपने किया है ना, वो एक साल फाइनेंशियल ईयर में आपने जो अर्जित किया उसको बोलेंगे, तो आपका सैलरी है। और भी अगर कोई सोर्स है तो उसको जोड़ के बोलेंगे, लेकिन एक साल का दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा जो पैसा जमा है, जो धन बना चुके हैं, वो सारा इसमें शामिल होगा। तो लिखिए, नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री is the total income generated by the residents of a country, generated by the residents of a country, residents of a country, वर्ड पे ध्यान दीजिए, रेसिडेंट बोल रहा है ना, residents of a country in its economic territory, in its economic territory, in its economic territory in 1 year। ठीक है, मतलब एक साल में जो रेसिडेंट्स हैं, रेसिडेंट में सिटीजन भी आ सकते हैं और बाहरी लोग भी आ सकते हैं, है ना। किसी देश का आय सिर्फ उसके सिटीजन पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे जीडीपी सिर्फ सिटीजन पे डिपेंड नहीं करता है, जो बाहर के लोग भी आके जो पैसा कमा रहे हैं वो भी देश में ही जा रहा है ना, वो भी टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में जीडीपी में बढ़ोतरी हो रहा है। तो रेसिडेंट का मतलब जो लोग यहाँ रह रहे हैं, है ना, या जो लोग अपनी कंपनी खोले हुए हैं यहाँ पे, चाहे वो फॉरेनर क्यों ना, इसलिए वर्ड यूज किया है रेसिडेंट, है ना। ये एक जनरल डिफिनेशन है, और इसी को नेशनल इनकम को कई तरीके से निकालते हैं, जीडीपी के तरीके से, जीएनपी के तरीके से, तो हर में डिफिनेशन अलग अलग बदल जाएगा। ये एक जनरल डिफिनेशन है कि रेसिडेंट्स के द्वारा इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर एक साल में जो इनकम जनरेट किया जाता है उसे ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम, है ना। ओके, अब देखिए, जो सबसे पहला तरीका है, लिखे, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। कई सारे मेथड्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, निकालने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। पहला मेथड है प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड, है ना, प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। ये तो सिंपल सा है, सारे का इनकम जोड़ के जो आएगा वही हो जाएगा नेशनल इनकम, इनकम मेथड। और तीसरा है, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन मेथड।
एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन मेथड। देखिए इसमें क्या, प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड में क्या है कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं एक साल में, वही हमारा इनकम हो जाएगा, है ना। चाहे गुड्स हो या सर्विसेज का हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वही हमारा इनकम हो जाएगा, और सबको जब जोड़ देंगे सारे लोगों के इनकम को तो वो हो जाएगा नेशनल इनकम। इनकम मेथड में क्या है, हम ये नहीं देखेंगे कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे, हम कितना कमा रहे हैं उससे, है ना। उससे इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इसमें क्या देखेंगे, हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कहां से करते हैं, वो हमारा सेविंग्स होता है। मतलब एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं वो हमारे इनकम का ही पार्ट है। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को मिला दिया जाए तो वो हमारा इनकम दिखा सकते हैं। तो ये हुआ एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम निकालने का। एक एक मेथड को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रोडक्ट मेथड और देखिए सबसे पहले इनकम मेथड को देखते हैं। देखिए किसी इकोनॉमी में, सबसे पहले इनकम मेथड को देखते हैं। किसी भी इकोनॉमी में फोर, इसको कहा जाता है फोर क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर्स। फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन है जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, है ना, लेबर, कैपिटल और प्रॉफिट, है ना, या एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर समझते हैं, जो स्टार्टअप्स करते हैं, है ना। जो स्टार्टअप जैसे कोई कंपनी खोला तो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स होता है, पता है ना, उद्यमी बोलते हैं उसको। यही फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। किसी भी इकोनॉमी में चार ही फैक्टर्स से प्रोडक्शन होता है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। कौन कौन होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना। लैंड क्या करता है, कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्शन हमको करना है तो लैंड चाहिए, उसके बाद लेबर चाहिए, उसके बाद कैपिटल चाहिए। कैपिटल में क्या आता है, वैसी वस्तु जो फर्दर प्रोडक्शन करे, जैसे मशीन, है ना। और पैसा भी कैपिटल में ही आता है। तो ये चार चीजों पे जो खर्च की जाती है, तो लैंड पे जो खर्च होगा वो किस में होगा, वो किस रूप में होगा, रेंट के रूप में। लेबर पे जो खर्च होगा वो किस रूप में होगा, वेजेस के रूप में। कैपिटल पे जो खर्च होगा वो किस रूप में होगा, इंटरेस्ट के रूप में। पैसा लोन लेंगे ना बैंक से, तो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा, है ना। या मशीन खरीदे तो उसको जो लोन पे ईएमआई पे जो मशीन ले रहे हैं, जैसे मैंने लैपटॉप लिया ईएमआई पे, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं ना। तो कैपिटल पे क्या खर्च करना पड़ता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या खर्च करना पड़ता है, ये किस लिए ये आता है प्रोडक्शन में, इसको क्या फायदा है, ये है प्रॉफिट। इस पे जो खर्च होगा वो है प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट मार्जिन देकर तब मार्केट वैल्यू है। तो ये चार फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना। ये चार फैक्टर है, इन्हीं चारों के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये क्या है, अगर हम बिजनेस फर्म की दृष्टि से देखें, बिजनेस जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके दृष्टि से देखें तो ये क्या है, ये खर्च है, एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर हम जनरल पब्लिक की दृष्टि से देखें तो ये क्या है, क्या है, इनकम है, नहीं है। लोगों को पैसा कहां से आ रहा है, कोई किसी का लैंड है तो उसका जो रेंट आ रहा है,
कोई काम कर रहा है, वेजेस में तो सारा जाएगा ना, हम लोग भी तो सब लेबर ही हैं। जितने भी लोग हैं, यही 4 तरीके से इनकम हो रहा है ना, और भी कोई तरीका है? कोई रेंट, किसी का लैंड है तो उसको रेंट मिल रहा है, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको वेज मिल रहा है, किसी कोई पैसा अपना लगाया हुआ है, जैसे हम जो सेविंग बैंक में रखते हैं वो क्या है, वही पैसा लोन देती है ना बैंक, और उस पे जो उसको प्रॉफिट होता है उस पे हमें इंटरेस्ट देती है। तो कैपिट इंटरेस्ट से पैसा आ रहा है ना, सेविंग अकाउंट का जो हमें हमारा इंटरेस्ट है उससे हमें पैसा आ रहा है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर हम कुछ अगर हम स्टार्टअप्स कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। यही 4 तरीका है ना इनकम का। तो बिजनेस पॉइंट पे अगर देखें, बिजनेस पॉइंट के हिसाब से मतलब किसी चीज को हमें प्रोड्यूस करना है तो हमें ये 4 चीजों पे खर्च करना होगा। लेकिन आम पब्लिक के हिसाब से देखें तो यही 4 इनकम का सोर्स है कि नहीं? यही 4 फैक्टर प्रोडक्शन, पूरी इकोनॉमी में बस इसी का रोल है, पूरी इकोनॉमी में यही 4 चीजें प्ले करता है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो लिखिए इसमें, देखिए लिखिए, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले जनरल लिखिए, पहले जनरल इनकम मेथड लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग है ENTRE, प्रेन्योर, PRENEUR, एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी, उद्यमी जो प्रोडक्शन करता है ना। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखिए। लिखिए, द हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड मतलब हम लोग, द हाउसहोल्ड सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउसहोल्ड ही तो सप्लाई करता है ना। किसी का जमीन है वो दे दिया रेंट पे, कोई लेबर का काम करने के लिए, लेबर भी हाउसहोल्ड ही देता है, रेंट भी हाउसहोल्ड ही देता है, इंटरेस्ट, ये सप्लाई कौन कर रहा है? चारों फैक्टर्स को हाउसहोल्ड, कॉमन लोग, कॉमन आदमी यही कर रहा है ना। The household supply these factors of 4 factors of production, ठीक है, these 4 factors of production. In return में क्या करना पड़ रहा है? नहीं ऐसे लिखिए, इसको काट, these factors of production to business firms to produce goods and services, to business firms to be to business firms to produce goods and services, हाउसहोल्ड ही इन चारों फैक्टर को प्रोवाइड करता है बिजनेस फर्म्स को, है ना, प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। लिखिए, इन रिटर्न द बिजनेस फर्म gives wage, rent, interest and profit, wage, rent, interest and profit, wage, rent, interest and profit to किसको लेबर कॉमा लैंड कॉमा कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर रिस्पेक्टिवली।
देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सिर्फ दो लोगों की बात किए हैं। यहाँ पे कौन कौन लोग, एक हाउस होल्ड यानी कॉमन पीपल, दूसरा बिजनेस फर्म। पूरे इकोनॉमी में जो मनी का ट्रांजेक्शन होता है वो यही इसी दोनों के बीच में होता है ना। पूरे इकोनॉमी में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब जो एंटिटी है, जो पर्सन है, यही दो है, एक कॉमन पीपल हाउस होल्ड और दूसरा बिजनेस फर्म। इन्हीं के बीच में मनी का फ्लो होता रहता है और इसी से इकोनॉमी ड्राइव होती है ना। और कोई है तीसरा गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर होता है, गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है ना। गवर्नमेंट जब तक कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू है तो अलग बात है, वो भी एक बिजनेस फर्म के रूप में। गवर्नमेंट करने का मतलब सरकार, तो सरकार क्या करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। मेन यही दो इकोनॉमिक्स में यही दो व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हाउस होल्ड नहीं रहेगा तो कंज्यूम कौन करेगा, है ना। लैंड कौन प्रोवाइड करेगा, है ना। लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। कैपिटल कहां से आएगा, कैपिटल कहां से आ रहा है, हमारे पैसे से ही आ रहा है, बैंक में हमारा पैसा जमा है ना। स्टार्टअप्स कौन करेगा। तो पूरे इकोनॉमी में दो ही लोग इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेस फर्म, दूसरा हाउस होल्ड। यहां से पैसा वहां जाता है, वहां से पैसा यहां जाता है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, इनको क्या दे रहा है, बिजनेस फर्म को क्या क्या दिया, रेंट दिया, वेज दिया, इंटरेस्ट दिया, एंटरप्रेन्योर दिया, एक आदमी दिया जो स्टार्ट कर सके बिजनेस को, है ना। ये चार चीज कौन दिया, हाउस होल्ड दिया। बदले में बिजनेस फर्म ने इनको क्या दिया, इनको क्या दिया, रेंट दिया, वेज दिया, इंटरेस्ट दिया और प्रॉफिट दिया। यही दिया ना, कुछ देगा तभी तो कुछ करेगा। ये क्यों दे रहा है, फालतू का थोड़ी दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। लेबर क्यों प्रोवाइड किया, ताकि उसको वेज मिले, है ना। लैंड क्यों दे रहा है, ताकि उसको रेंट मिले, है ना। कैपिटल क्यों दे रहा है, ताकि इंटरेस्ट मिले। एंटरप्रेन्योर क्यों दे रहा है, लो भाई इसको ये आदमी को एंटरप्रेन्योर बना दिए, ये स्टार्ट करेगा, क्यों, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो, है ना। तो हाउस होल्ड इनको क्या दे रहा है, बिजनेस फर्म्स को ये चार चीजें, और बिजनेस फर्म बदले में इनको क्या दे रहा है, ये सारी चीजें। इतना तक समझ में आया, है ना। इकोनॉमी में यही दो चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तीसरा गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करता है ना। एक रूल बनाता है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है जहाँ पे सब लोग ग्रो कर सके, हर बिजनेस फर्म इक्वली ग्रो कर सके, है ना। हर हाउस होल्ड इक्वली इनकम कमा सके। तो गवर्नमेंट का उतना ही रोल होता है। खासकर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का वो भी रोल नहीं होता है, वो भी सारा मार्केट डिसाइड कर लेता है। लेकिन क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। मतलब जहाँ पे वेलफेयर अप्रोच भी हमें रखना है ना। जहाँ पे जिसके पास नहीं है उसको देना भी है फ्री में चीजों, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट का रोल है यहाँ पे फैसिलिटेटर के रूप में, है ना। और जितना गवर्नमेंट फैसिलिटेटर होगा, जितना कम इंटरफेयर करेगा, उतना अच्छा इकोनॉमी ड्राइव होगी, उतनी अच्छी। कैपिटल इकोनॉमी खराब इकोनॉमी नहीं है, लेकिन दिक्कत वहां पे क्या है, वहां पे जहां पे इक्वालिटी है, जहां पे समानता है, वहां तो ठीक है कैपिटल इकोनॉमी, है ना। वो मार्केट से ड्राइव होता है, मार्केट के हिसाब से सब काम होता है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से। लेकिन इंडिया में इक्वालिटी नहीं है ना। इंडिया में क्या है, असमानता है, अभी भी इनइक्वालिटी है, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। और इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करे, फैसिलिटेटर बने, है ना। तो गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर का काम करती है, बाकी यही दोनों संभालते हैं, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म, यही दोनों सारी इकोनॉमी को संभालते हैं, है ना। अब आगे लिखिए इसमें अब देखिए यहाँ पे कैसे निकाला जाता है एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। पहले इन दोनों पे कंपैरिजन कर लीजिए। अब ये जो चीज था, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये जो चीजें हैं, ये बिजनेस फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। बिजनेस फर्म के लिए ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। लेकिन यही चीज हाउस होल्ड के लिए क्या है, इनकम है। यहीं पे डिफरेंस आपको आ जाएगा। जैसे इनकम मेथड से आप निकालना चाहेंगे नेशनल इनकम, तो क्या करेंगे, ये हाउस होल्ड को जो रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट से जो इनकम आ रहा है उसको साथ को जोड़ देंगे सबको। अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से बनाएंगे तो आप किस पे फोकस करेंगे, बिजनेस फर्म्स पे, है ना। उसको जो ये खर्च जा रहा है उसको जोड़ देंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकल जाएगा, है ना। समझ रहे हैं चीजों को, ये अप्रोच है नेशनल इनकम निकालने, चाहे उधर से कान छुए, क्योंकि इनकम इनका वही हो रहा है जो वो उसका एक्सपेंडिचर है ना। तो लिखिए द वेज कॉमा रेंट, the wage comma rent comma interest and profit are, the wage comma rent comma interest and profit are, अभी उसी में चल रहा है, इनकम मेथड नहीं,
या फिर ये सब तो जनरल बातें हो रही हैं, इनकम मेथड स्टार्ट ऐसे ठीक है। इनकम मेथड में हेडिंग में भी लिख सकते हैं ये, क्योंकि पहला इनकम मेथड ही एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉफिट आर एक्सपेंडिचर टू बिजनेस फर्म, एक्सपेंडिचर टू बिजनेस फर्म। ठीक है, ये सब थ्योरी आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ना आएगा, ठीक है। ये सब चीजें एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि इनकम मेथड क्या है ना। बस समझिए चीजों को, इकोनॉमी समझने वाली चीज है ना। एक रिलेशन को समझिए, क्या रिलेशन है। द वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर एक्सपेंडिचर टू बिजनेस फर्म बट इनकम टू हाउस होल्ड, बट इनकम टू हाउस होल्ड। So one's income is another's expenditure. So one's income is another expenditure. And it is evident that the expenditure of one player and the income of another player are equal. It is evident that the expenditure of one player and the income of other player are equal. भाई वो खर्च ही नहीं करेगा तो इनकम कहां से होगा। आप सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हैं, उसका इनकम का सोर्स है सब्जी से जो पैसा मिल रहा है बेचकर, और आपका एक्सपेंडिचर का वो तरीका है कि नहीं। आपको कोई वेज दे रहा है, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आपको वेज मिल रहा है ना, तो वेज दे रहा है तो खर्च किसका हो रहा है, गवर्नमेंट का। तो वो अलग चीज है, वो तो गवर्नमेंट वाला फिर प्लेयर हो गया, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। लेकिन अगर उसको भी पुलिस डिपार्टमेंट को एज ए फर्म की तरह देखें, वो तो नेसेसरी सर्विस में आता है ना। पुलिस डिपार्टमेंट वो नेसेसरी सर्विस है, वो अलग चीज हुआ। लेकिन आप अगर मान लीजिए हम प्राइवेट में, जैसे हम किसी टीचर को रख रहे हैं है ना, तो हम बिजनेस चला रहे हैं, हम उसको जो सैलरी दे रहे हैं वही तो उसका इनकम है। तो यही मूव करता रहता है पैसा, पैसा कहीं अलग से नहीं आता है ना, पैसा कहीं अलग से जनरेट नहीं होता है। इसलिए हमको जब पैसा क्रिएट करना होता है, इनकम क्रिएट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं। हम ऐसा थोड़ी नोट छाप के डाल देते हैं, उससे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। कल ही बताए थे, अगर ज्यादा नोट छाप के दे दिया मार्केट में, तो उससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, लोगों के पॉकेट में पैसा आ जाएगा, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, सिर्फ डिमांड बढ़ रहा है, उससे तो क्या हो जाएगा, महंगाई आ जाएगा ना। हमें अगर बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सारी चीजें बढ़ जाएंगी, इनकम बढ़ जाएगा सबका, है ना। तो लिखिए आर इक्वल, लिखिए so national income can be calculated by compiling income of all or expenditure of all or expenditure of all एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, और के बाद इनकम ऑफ ऑल और एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, है कि नहीं। द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय कंपाइलिंग इनकम ऑफ हाउस होल्ड इज कॉल्ड इनकम मेथड। द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय कंपाइलिंग इनकम ऑफ हाउस होल्ड इज कॉल्ड इनकम मेथड, है ना। बहुत इतना आसान जो लग रहा है ना इकोनॉमिक्स, इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड, इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड इज कॉल्ड इनकम मेथड। इकोनॉमी जितनी आसान लगती है ना यार, सिंपल तो है, करना क्या है, पैसा छाप देना है, ऐसा है नहीं। पूरा बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, उस पे ये सब रिसर्च होता रहता है ना। कहीं से भी कुछ दिक्कत होता है ना, तो पहले रिसर्च होता है, गड़बड़ाया कहाँ पे, इनकम में गड़बड़ाया है कि एक्सपेंडिचर में गड़बड़ाया है ना, चेक होता है।
उसके बाद इकोनॉमिक्स, बहुत साइंटिस्ट से कम नहीं होते इकोनॉमिक्स, ठीक है। पूरा उनका, और समझिए ना, साइंस में तो आपके पास सीधा एक्सपेरिमेंट करके आप देख लेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इतने लोग हैं, स्पेकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा चलता है, स्पेकुलेट करता है ना। स्पेकुलेट मतलब एज्यूम करना, है ना, ये करता है कि ऐसा हुआ होगा तो इस तरह से, फिर उसको करके देखता है। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, यहाँ पे फेल होने का ज्यादा चांस है। साइंस के एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट किया, रॉकेट उड़ गया, है ना एक बार, और पता चल गया कि ऐसे रॉकेट उड़ता है तो हर बार वैसे ही रॉकेट उड़ा देगा, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक बार अगर कोई, जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन पुश फैक्टर से हुआ तो अगले बार भी पुश फैक्टर से हो, अगले बार पुल फैक्टर से हो जाए। तो ये बहुत ही अलग चीज है, ये ह्यूमन के बिहेवियर पे आगे पढ़े हम लोग। इकोनॉमिक्स सिर्फ मतलब कॉन्क्रीट नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, ये बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। पता चला आपके पास पैसा है, आप खर्च ही नहीं कर रहे हैं, है ना, आप प्रोडक्शन में दे ही नहीं रहे, तो इसमें इकोनॉमिक्स क्या करेगा बैठ के, तो आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वहां की जनता कैसी है ना। सारा खा जाती है कि सेविंग करके प्रोडक्शन में लगाती है। बहुत सारा मैक्सिमम लोग क्या करते हैं इंडिया में सेविंग्स कम है, सेविंग्स करेंगे नहीं, खूब खर्चा करेंगे, खा पिएंगे, उड़ा देंगे, है ना और मतलब फर्दर प्रोडक्शन के लिए नहीं बचाएंगे। जैसे कि फॉरेन में क्या है, सेविंग्स करते हैं और उसको दूसरे चीज में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट वहां ज्यादा है। और किसी भी इकोनॉमी में जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतना नया प्रोडक्शन होता है, उतना नई इंप्लॉयमेंट होता है। इंडिया में वैसा नहीं है। तो ये तो बिहेवियर पे भी डिपेंड कर रहा है इकोनॉमिक्स, है ना, कोई साइंस तो है नहीं कि एकदम रूल है कि इसी से चलेगा, है ना। कल जाके इनकम, जैसे एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था एक बार कि लोगों का अभी जो है ना, जो फूड का कंजप्शन का वो बिहेवियर चेंज हो गया है ना, उससे पूरी इकोनॉमी पे असर हो गया। क्या हो गया भाई, तो पहले आप ये सब मीट और अंडा उंडा ये सब कम खाते थे, अभी सब लोग खा रहे हैं, है ना। पहले कम कंजम्पशन था इंडिया में, अब अभी ज्यादा हो गया है। तो उससे एक सीधे सोचिए, उनके बिहेवियर चेंज होने के कारण क्या प्रोटीन रिच फूड खूब खाने लगे, है ना, खासकर मीट मुर्गा या अंडा, पहले नहीं था इतना। अब उनका बिहेवियर चेंज हुआ, खाने का पैटर्न चेंज हो गया, उसके इकोनॉमी पे असर हो गया। तो वहां जो बैठा हुआ तो माथा पिच्ची कर रहा है कि भाई क्या पॉलिसी बनाया जाए, क्या चेंज हो गया बिहेवियर लोगों का। तो इतना आसान नहीं है इस पे कंट्रोल करना, इसलिए ना कभी कभी अनकंट्रोल हो जाता है, रिसेशन आ जाता है ना, स्लो हो जाता है, सब पैकेट में पैसा ही नहीं, पता चलता सबके पॉकेट से पैसा ही निकल गया, पता ही नहीं चला, रिसेशन आ गया, डिमांड ही कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो गया। तो बहुत ही लिंक्ड चीजें हैं इकोनॉमी, हर चीज लिंक्ड है यहाँ पे, हर चीज। ठीक है, तो आगे चलते हैं, लिखिए लिखिए सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली when national income is calculated by compiling total expenditure, total expenditure incurred by the people, यही बिजनेस फर्म या पीपल, बिजनेस फर्म भी तो पीपल ही चला रहे हैं, incurred by the people, incurred by the people is called expenditure method। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा चीजें थी। हाँ, पीपल, बिजनेस फर्म में भी तो पीपल ही। एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं, जैसे आप जैसे मैं चला रहा हूँ तो मैंने लैपटॉप खरीदा, कुर्सी खरीदा, ये सारा क्या किया, खर्चा ही किया ना। तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी जो काम कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, उस वो भी आएगा उसी में, मतलब खर्च में ही आएगा ना। तो जो टोटल खर्च को हम कैलकुलेट कर देंगे, टोटल खर्च, तो जितना इनकम हुआ वही वही हो जाएगा ना, वही नेशनल इनकम हो जाएगा ना। नेक्स्ट लिखिए,
तीसरा जो है देखिए कैसे खर्च हुआ, कैसे खर्च, बिजनेस फॉर्म एक फ्लो चार्ट बताते हैं, उससे तो समझ में आएगा। खर्च वाला थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ा गया है ना, खर्च वाला देखिए कैसे। इधर आप ले लीजिए हाउस होल्ड को, और इधर ले लीजिए बिजनेस फॉर्म को। ठीक है, अब देखिए ये हाउस होल्ड इसको प्रोवाइड किया क्या, लेबर है ना, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर दिया है ना। बिजनेस फर्म क्या किया, गुड्स को प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस फर्म क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसको दिया, ये दिया आपका बिजनेस हाउस होल्ड को। अब देखिए अगर अगर सिर्फ इनकम की बात करेंगे तो इनकम कहां से हो रहा है, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम हो रहा है ना, और साथ ही साथ बिजनेस फर्म को कहां से इनकम हो रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज उसमें वो बेच रहा है उससे जो इनकम हो रहा है, यही दो चीजें ना। उसके बाद खर्च कहां कहां पे हो रहा है, बिजनेस फर्म को जो खर्च हुआ इनको ये प्रोवाइड करने में, रेंट और ये सारी चीजें, साथ ही साथ लोगों के पास लोग जो ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे उसमें जो खर्च हुआ, यही दो चीजें है ना, है ना। इनकम में क्या है, बिजनेस फॉर्म्स का इनकम प्लस हाउस होल्ड का जो इनकम हुआ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में, है ना। और एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, जो ये बिजनेस फॉर्म्स का जो एक्सपेंडिचर हुआ ये सारा प्रोवाइड करने में, और साथ ही साथ लोगों का जो खर्च हुआ किस चीज में, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में, यही हुआ ना। तो इस तरह से इसको चार्ट को याद रखिए। अब देखिए बिजनेस फर्म्स रिटर्न में इसको यहाँ पे क्या दिया, इन्होंने ये दिया, बिजनेस फर्म ने यहाँ पे इनको क्या दिया, वेज दिया, रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया और प्रॉफिट दिया। यहाँ पे बिजनेस फर्म ने इन लोग को क्या दिया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड या गुड्स एंड सर्विसेज दिया, क्या दिया पीपल को, हाउस होल्ड को, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बदले में हाउस होल्ड ने क्या दिया इनको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो पैसा खर्च किया इस पे ये इसी के पास गया ना, पैसा जो खर्च किया किसके पास गया। अब हाउस होल्ड की बात करें सिर्फ, तो हाउस होल्ड का इनकम का क्या क्या सोर्स है, वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यही सोर्स है ना हाउस होल्ड का। और खर्च का क्या सोर्स है ना, खर्च का सोर्स है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। उसी तरह बिजनेस का खर्च क्या है, ये वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, एक खर्च है ना। और इनकम क्या है, ये जो पैसा इसको मिला। तो जब इनकम मेथड से निकालेंगे नेशनल इनकम तो क्या करेंगे, हाउस होल्ड का जो इनकम है प्लस बिजनेस फर्म जो इसको दे रहा है ना, उसमें हम ऐड कर दें। देखिए बिजनेस फर्म्स को जो प्रॉफिट हुआ ना वही इसका इनकम हो जाता है टोटल, है ना, अलग से इसको लेने का नहीं। तो जब इनकम मेथड में लेंगे तो क्या लेंगे, वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो इनकम हो जाएगा, इनकम मेथड से नेशनल इनकम, है ना। और कुछ है, एक्सपेंडिचर मेथड से लेंगे तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है लोगों के द्वारा जो यही ना, यही एक्सपेंडिचर हुआ ना, इसी पैसे को मैं ये खर्च किया यहाँ पे, जो पैसा इसको यहाँ मिला बिजनेस फर्म को, लोगों ने जो खर्च किया वही पैसा इसको मिला, वही वहां पे खर्च किया। तो एक्सपेंडिचर से जब लेंगे मेथड से तो क्या लेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कितना कंजम्पशन पे आप खर्च कर रहे हैं, वही हुआ ना एक्सपेंडिचर। साइकिल है कि नहीं,
ये कहां से खर्च किया? हाउस होल्ड, जो इसको इनकम यहां से हुआ, खर्च यहां से किया। ये इसको कहां से खर्च किया? इसको जो यहां से इसको प्रॉफिट हुआ। तो कोई एक ही बार ना लेंगे, रिपीट तो नहीं कर सकते हैं। तो इनकम जब लेंगे तो हाउस होल्ड का जो इनकम होगा वेज, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट के रूप में, है ना, वो लेना पड़ेगा, उसको ऐड कर देंगे तो इनकम मेथड से निकल जाएगा। अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है तो हाउस होल्ड ने कंजम्पशन पे जो खर्च किया एक्सपेंडिचर वही होगा। समझ रहे हैं ये साइकिल? तो ये याद रखिएगा, है ना। एक ने खर्च किया, दूसरे का इनकम हुआ, दूसरे ने खर्च किया, पहले का इनकम हुआ, ऐसे होता है। तो इसमें लिखे बाय कंपाइलिंग टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पीपल इन कंजम्पशन, इन कंजम्पशन, इन कंजम्पशन, incurred by the people in consumption of goods and services, in total expenditure incurred by the people in consumption of goods and services, in consumption of goods and services is called expenditure of consumption method। ठीक है, इसको बना लीजिए। देखिए, अगर हम इनकम मेथड से निकालेंगे और सिर्फ एक ही को कंसीडर करना है, हाउस होल्ड को, तो इसका इनकम क्या है? वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो इनकम में ये सब ऐड कर देंगे सारे लोगों का, तो इसका इनकम निकल जाएगा। एक्सपेंडिचर अगर निकालेंगे इस मेथड से तो कंजम्पशन जो इसका एक्सपेंडिचर है ना, उसको ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। अगर सिर्फ बिजनेस फर्म्स को कंसीडर करेंगे, है ना, सिर्फ बिजनेस फर्म्स को, और इनकम मेथड से हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? इसका इनकम का सोर्स क्या है? जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा था हाउस होल्ड का, वही इसका इनकम है ना। और इसका एक्सपेंडिचर कौन सा है? जो इनके लिए इनकम है उसके लिए एक्सपेंडिचर है, तो कोई एक ही को लेंगे ना, क्योंकि जो इसका इनकम है उसके लिए वो एक्सपेंडिचर है, जो उसके लिए एक्सपेंडिचर है वो इसके लिए इनकम है। तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना है तो किसी एक को पकड़ लीजिए। तो जनरली हम किसको पकड़ते हैं? हाउस होल्ड का। क्यों पकड़ते हैं? इसके पीछे भी रीजन है। पीपल को क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि बिहेवियर लोगों का जो बिहेवियर है ना उस पर भी बाद में डिपेंड करता है कि कौन कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है ना। बिहेवियर तो हाउस होल्ड से ही होता है ना, सारी जो चीजें हैं वो जनता से ही तो चीजें की जाती है ना। तो जनता को पकड़ लीजिए, जनता को पकड़ लेंगे तो इनका इनकम का सोर्स क्या है? यही है, वेज है। तो इनकम मेथड से इनको ऐड कर दीजिए तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकल जाएगा, है ना। एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है तो इनके द्वारा जो कंजम्पशन हो रहा है इसी में एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, उसको ऐड कर दीजिए। और तीसरा जो मेथड बताए थे वो दो मेथड तो क्लियर हो गया। तीसरा मेथड था प्रोडक्ट मेथड, है ना, प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड। इसमें क्या करेंगे? इसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और यही सबसे मेन मेथड है क्योंकि इसी से हम जीडीपी ये सब निकालते हैं ना। तो लिखिए गुड्स प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड में लिखिए when the national income is calculated by compiling total value of all goods and services, total value of all goods and services, total value of all goods and services produced and supplied by
प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड बाय बिजनेस फर्म, वही प्रोड्यूस कर रहा है ना। हम लोग आगे देखेंगे ना कि मेन यही मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी क्या है, यही तो है, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो वैल्यू होता है वही, उसी से जीडीपी से ही हम नेशनल इनकम निकालते हैं, है ना। तो मेन मेथड क्या है, ये बोला कि एक्सपेंडिचर और इनकम से निकालने से अच्छा है कि ये से निकालिए, लेकिन ये भी इक्वल ही है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीनों चीज इक्वल है। जितना इनकम हुआ वही एक्सपेंडिचर हुआ और उतना ही गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ, उतना ही वैल्यू का, क्योंकि एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, उसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है ना। तो जितना वैल्यू का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ उतना ही तो एक्सपेंडिचर हुआ। तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालें या गुड्स एंड या आउटपुट या प्रोडक्ट मेथड से निकालें, दोनों तो एक ही होगा। तो एक्सपेंडिचर हुआ कहाँ, जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोवाइड किया, जो फर्म ने, उसी पे एक्सपेंडिचर किया ना, है ना। तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे एक और लाइन लिख लीजिए, the value of goods and services produced by the business firm the value of goods and services produced by the business firm is equal to the expenditure incurred by the household on purchase of those goods and services। है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, ऑन दोज परचेज ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज, इक्वल है कि नहीं, दोनों है। तो अभी हमने क्या प्रूफ किया कि जो एक्सपेंडिचर है वो किसके बराबर है, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू के बराबर। बिल्कुल सेम ही होगा ना। हाँ, बेचने के लिए ही तो बनाता है, नहीं जो बचता है फिर दूसरे फिर से उसको वो करता है ना। बचा हुआ का वो कहीं ना कहीं फिर से उसको बेचेगा ही, है ना, फिर से उसको रिसाइकल करके बेचेगा ही, बर्बाद तो होने नहीं देगा। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट हो रहा है ना उसको हम नहीं ले रहे हैं, इसमें जो वेस्ट होता है उसको नहीं काउंट नहीं करते हैं ना। एक मतलब मेथड है ना, ये जनरल मेथड है। इसलिए तो हम लास्ट में कहाँ पे चले गए, लास्ट हम मेन किसको फोकस दिए, गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहा है उस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर में पैटर्न भी बदल सकता है ना, लोगों का बिहेवियर उसमें आ सकता है। गुड्स एंड प्रोड्यूस नहीं, इस पे मतलब ये एग्जैक्ट आपको नहीं देगा, है ना, ये फोकस करना रहता है लेकिन एग्जैक्ट ये चीज नहीं देता है, ये वेरी करता है बहुत ज्यादा कंट्री टू कंट्री, लेकिन ये चीज ज्यादा वेरी नहीं करेगा ना गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं ताकि हम दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर कर सके, वहां भी वही गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे यहाँ भी, लेकिन ये तो अलग अलग हो सकता है ना कंट्री का, है ना, उसको बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आगे पढ़ाएंगे वो चीज, उससे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पता चलता है इससे, इस एक्सपेंडिचर से। लेकिन दूसरे देश के साथ कंपेयर करने के लिए और एक नॉर्मल वैल्यू, हर साल एक नॉर्मल वैल्यू हमें मिले, वेरिएशन ना हो ज्यादा, उसके लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज मेथड को थोड़ा, हाँ, एक्यूरेट को, इसको इसलिए जीडीपी से के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, है ना। चाहते तो हम एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज कर सकते थे, इस पे भी फोकस रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरल यूज के लिए हम जो नेशनल इनकम निकालते हैं वो गुड्स ये प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर और गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल हो गया कि नहीं दोनों का वैल्यू, और इसके पहले हमने क्या प्रूव किया था, इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका मतलब तीनों इक्वल है ना। तीनों ही मेथड से निकालेंगे तो आइडियल केस में इक्वल आएगा, है ना, नेशनल इनकम। आइडियल केस में, इकोनॉमिक में बहुत सारे वेरिएशन भी होता है, वो आगे देखेंगे, अभी सिर्फ आइडियल केसेस की बात कर रहे हैं हम लोग।
तो तीनों मेथड से हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए, तो लिखिए लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। लिखिए, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ, हाँ, नेशनल इनकम इन इंडिया। There are various methods of measuring national income. National income like GDP, NDP, NDP, बताइए कौन? ठीक है, लाइक जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, सब डिस्कस करेंगे हम लोग। जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, जीवीए, है ना, जीवीए, ठीक है। ये सारा पॉपुलर मेथड है जहां पे इंडिया में हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, है ना, इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। जीडीपी, क्या क्या लिखा है, जीडीपी, एनडीपी, चार तो वही होगा, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और जीएनपी, ये चार है ना। चारों में उस दिन रिलेशन बताए थे, है ना, वो चारों। और एक जीवीए, जो कि नया कंसेप्ट हम लोग लाए हैं, है ना, न्यू कंसेप्ट हमने लाया है जीवीए का। तो नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। मेन देखिए, मेन जो क्वेश्चन आएगा यही यही यहीं से आएगा आपका, डीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और जीवीए से, प्रीलिम्स में। मेंस में वो भी नहीं आएगा। मेंस में क्या आता है, मेंस में आता है एप्लीकेशन बेस्ड, नेशनल इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप जितना आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुआ इकोनॉमिक्स में, उतना अच्छा आप आंसर लिख सकते हैं ना। पूछेगा कि अभी रिसेशन हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया में इंडिया को रिसेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो रिसेशन समझेंगे तब ना, रिसेशन क्या है ना। स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, जैसे ग्रोथ रेट बढ़ता है ना, इसमें ग्रोथ रेट घटने लगता है। स्लो डाउन मतलब ग्रोथ रेट नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ कम हो रहा है। तो ग्रोथ कम हो रहा है तो लोगों के पॉकेट में पैसा कम जा रहा है, कम जा रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, उसी को कहते हैं रिसेशन। रिसेशन में डिमांड बहुत ही कम हो जाता है, लोगों के पॉकेट में पैसा ही नहीं आता है। अभी वर्ल्ड लेवल पे सुन रहे होंगे आप, रिसेशन चल रहा है ना। लेकिन इंडिया, अब इंडिया में वो स्थिति अभी बुरी तरह नहीं आई है ना। इंडिया थोड़ा सा इंट्रैक्ट किया हुआ है। अब उसका क्या कारण है, ये सारी चीजें समझ में आएगा जब पढ़ेंगे ना। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है इकोनॉमिक्स से यूपीएससी में। डायरेक्ट मतलब प्रीलिम्स में आएगा कि जीडीपी क्या होता है या जीएनपी क्या होता है, ऐसा आ सकता है। लेकिन मेंस में कभी नहीं पूछेगा जीडीपी क्या है ना, या प्रोडक्ट मेथड क्या है। ये सारा चीज क्या है, समझने के लिए, है ना, हम इकोनॉमी को समझे ताकि हम आंसर लिख पाए, है ना। तो ये समझने का चीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जीडीपी को स्टार्ट करेंगे। जीडीपी, हाँ, decreasing proportion of workers is involved in the primary sector. हाँ, decreasing proportion
डिक्रीजिंग डेवलपिंग कंट्री जो एक्चुअली डेवलप हो चुका है ना, उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड होना लगता है, इंडिया में भी हो रहा है। डेवलपिंग में भी डिक्रीजिंग ट्रेंड हो जाता है। देखिए सबसे पहले लीस्ट डेवलप्ड कंट्री मैन्युफैक्चरिंग पे चला जाता है, या तो फिर सर्विस सेक्टर में, जैसे इंडिया में है ना, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। जैसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है ना, या जो नॉन डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कुछ कुछ छोटा छोटा कंट्री है ना, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो अभी डेवलपिंग फेज में भी नहीं है, तो वो लोग प्राइमरी सेक्टर पे हैं इन्वॉल्व, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोपोर्शन प्राइमरी सेक्टर का मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो डेवलपिंग में जाएगा तो प्राइमरी सेक्टर का प्रमोशन डिक्रीज होने लगेगा, है ना। फिर डेवलपिंग से डेवलप में जाएगा तो और डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज तो डेवलपिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो डेवलपिंग फेज में चला गया, वो डिक्रीज करना, उसका मतलब ही है, डेवलपिंग का मतलब ही है कि आप प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, जैसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग में चला गया, लेकिन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जगह पर सर्विस में चला गया। तो ये भी एक डिमेरिट है इंडिया का कि मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के डायरेक्ट सर्विस पे चला गया। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है इंडिया में बेस, है ना, उसमें फोकस ही नहीं किया मैन्युफैक्चरिंग पे, और इसका सबसे बड़ा भुगतना पड़ा इंडिया को। जैसे चाइना में एम्प्लॉयमेंट का कोई इशू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है। वो डेवलपिंग में जब गया तो वो क्या किया, प्राइमरी से सेकेंडरी में गया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया। और सारा जो लेबर था, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री था तो अनस्किल्ड बहुत सारे लेबर होंगे, तो चल गए मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया क्या किया, है ना, सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने लगा सीधे प्राइमरी के बाद। डेवलपिंग फेज में जब वो गया इंडिया, है ना, जब थोड़ा सा सेल्फ रिलायंट हुआ 70-80 के दशक में, तो वो सर्विस सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करने लगा। तो सर्विस सेक्टर में कौन लोग जाएंगे, जो स्किल्ड लोग होंगे, जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। तो यही सब चीज समझने का होता है। पूछेगा कि इंडिया में ही क्यों है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, चाइना भी एक डेवलपिंग कंट्री है लगभग, लेकिन वहां पे एम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं है, इंडिया में क्यों है भाई। ये सब समझाना होगा ना कि इंडिया सीधे प्राइमरी से चल गया सर्विस सेक्टर पे, है ना। सर्विस सेक्टर में इस मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा इसका सर्विस सेक्टर में है अभी कंट्रीब्यूशन, है ना। होना चाहिए था कि मैन्युफैक्चरिंग पहले करना चाहिए, तो ये उसको मिस कर दिया, नहीं होता, उसको पास कर गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब जोर दे रहा है ना, मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें, क्योंकि जानता है कि जो इतने सारे लोगों को स्किल देना संभव नहीं है ना, इतना पैसा खर्च होगा स्किल देने में। तो उससे अच्छा क्या है, जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग हैं उसको, उसके लिए हम व्यवस्था कर दें जॉब के लिए। और टेक्सटाइल सेक्टर को इतना बढ़ावा दे रहा है ना, इसलिए क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, ये सब फार्मास्यूटिकल सेक्टर हुआ, ये सब क्या है ना, ये सब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। लेबर इंटेंसिव मतलब ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को मतलब जॉब दे सकती है, क्योंकि उसमें अनस्किल्ड लोगों का ज्यादा जरूरत है। अब कर देगा टीसीएस खोल देगा सॉफ्टवेयर कंपनी, तो उसमें कौन लेबर काम करेगा, उसमें तो हाई स्किल्ड लेबर काम करेंगे ना। तो मान लीजिए पूरे इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनी भर दे, उससे क्या फायदा होगा, फायदा होगा। इंजीनियर कितने हैं, मैक्सिमम लोग तो अनस्किल्ड है, उनको तो नौकरी मिलेगा नहीं। ये इकोनॉमिस्ट को सोचना रहता है, इतना आसान चीज नहीं है ये सारी चीजें देखना, सारे चीज डेटा। इसलिए इसमें डेटा का बहुत बड़ा रोल होता है, डेटा एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए बनाया गया है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जो डेटा को एनालाइज करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर काम करता है ये, वो डेटा एनालाइज करता है, सर्वे करता है। एनएसएसओ का सर्वे होता है, सर्वे करेगा एम्प्लॉयमेंट पे, पॉवर्टी पे सर्वे करेगा। सर्वे के बाद बताएगा कि इतने लोग ऐसे हैं, इतने लोग अनस्किल्ड हैं, इतने लोग इस सेक्टर में हैं, इतने लोग ये हैं, उसके आधार पर पॉलिसी बनती है ना। आईएएस लोग क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं वहां पे। पढ़े रहेंगे तब ना, नॉलेज रहेगा तब तो करेंगे काम वहां पे। मुझे लगता है इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ाना चाहिए, इकोनॉमिक्स का ऐसे वेटेज बढ़ाया है यूपीएससी, अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगा इकोनॉमिक्स से, क्योंकि मेन काम तो इकोनॉमिक्स का है वहां पे, है ना। इकोनॉमिक्स को समझना, हिस्ट्री नहीं भी कम पढ़ के भी जा रहा है, जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हिस्ट्री का रहता था पहले, पहले तो हिस्ट्री इतना हार्ड हिस्ट्री पूछता था कि अब इकोनॉमिक्स जैसे क्वेश्चन का ज्यादा रोल बढ़ा दिया है। मतलब जो आपको, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको नहीं भी आता है ना, कुछ पता है ना, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है इकोनॉमिक पे, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर देंगे। मेंस में आपको दिखेगा या तो पॉलिटी से क्वेश्चन या तो इकोनॉमिक्स से, लगेगा सब इकोनॉमिक्स, उसी से जनरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। तो जिसका इकोनॉमिक्स अच्छा है, जो रिलेट कर सकता है ज्योग्राफी के साथ मिलाकर, है ना, जैसे रिसोर्सेस हुआ, तो रिसोर्सेस का भी जिसको पता है और इकोनॉमिक्स का भी पता है, तो दोनों मिला के बहुत अच्छा आंसर लिख देगा वो। रिसोर्स का पता है कि इंडिया में कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्स है, और इकोनॉमिक्स का भी पता है
है ना, इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, तो दोनों मिलाकर अच्छा आंसर लिख देगा। अब पूरा मेंस उसी पे बेस्ड हो गया है, पूरा जीएस पेपर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पे ज्यादा उसका रोल है, पॉलिटी का भी थोड़ा बहुत। हिस्ट्री कब कम कर दिया है, पेपर 1 में ही सिर्फ हिस्ट्री है थोड़ा सा। चलिए